स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की जो लोकतांत्रिक किताब हैं उसके अध्याय 2 के बारे में, संघवाद के बारे में। दोस्तों, कक्षा 10 के काफ़ी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। आप उन वीडियो को नहीं देखा तो देखिएगा। और बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो। और अगर इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए नोट्स के रूप में तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं दोस्तों। संघवाद यह एक शासन व्यवस्था है दोस्तों। जैसे लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था आपने सुना होगा, संघात्मक शासन व्यवस्था सुना होगा, एकात्मक शासन व्यवस्था सुना होगा। तो उसी का एक रूप जो है संघवाद के रूप में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता जो है वो केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच में बढ़ जाती है। यानी कुल मिला के मान लो कि कोई एक बड़ा देश है, उसमें छोटे छोटे राज्य हैं, ठीक है ना, ये राज्य हैं। तो यहाँ पे जो शक्तियाँ हैं वो बांटी जाती है किसके बीच में? पूरे केंद्र सरकार के बीच में और उसकी छोटी छोटी इकाइयों के बीच में। इकाई मीन्स राज्य या प्रांत ले सकते हैं आप यहाँ पे। आमतौर पर संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती है। कौन कौन सी होती है? दो स्तर, एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार। केंद्रीय सरकार या फिर केंद्र सरकार, या इसको संघीय सरकार भी बोल सकते हैं, जो कि पूरे देश के लिए राष्ट्रीय सरकार कहलाती है ये। और इसके पास जो काम होता है, जो विषय होते हैं, वो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। राष्ट्रीय महत्व मतलब पूरे देश के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो उनके पास में आ जाते हैं। राज्य सरकार जो होती है, इनके पास में स्थानीय महत्व के विषय होते हैं, यानी जो लोकल इश्यूज होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दिए जाते हैं। दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती है। यानी दोनों सरकारें कौन? केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार। दोनों का दायरा अलग है, दोनों का काम अलग है, और अपने अपने क्षेत्रों को स्वतंत्र होकर काम कर सकते हैं, बिना मतलब के इंटरफेयर नहीं किया जाता है। ये संघात्मक शासन व्यवस्था की बेहद एक खूबसूरत चीज़ है। तो फिर एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया गया है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? दो स्तर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। एकात्मक में क्या होता है? एक ही स्तर। वो एक स्तर कौन सा होता है? केंद्र, है ना। बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। देखो, इसको सीधा सा हम समझते हैं कि मान लो कि ये संविधान है, ठीक है। और ये हो गया मान लो कि केंद्र सरकार, और ये हो गई राज्य सरकार। तो अब संविधान क्या करता है कि यहाँ केंद्र सरकार को भी शक्तियाँ दी और राज्य सरकार को भी शक्तियाँ दी। ये होता है संघात्मक शासन व्यवस्था में। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होगा कि ये जो शक्तियाँ हैं, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ये संविधान है, तो ये सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देगी। फिर केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को शक्तियाँ देगी। कुल मिला के इसके अधीन रहेगी। जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में दोनों ही स्तर की जो सरकारें हैं वो संविधान से ही शक्तियाँ प्राप्त करती है। जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर अपने लिए एक संघ सरकार की स्थापना करते हैं, साथ ही अपने आंतरिक क्षेत्र में स्वतंत्र भी रहते हैं, तो ऐसी शासन व्यवस्था को संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। ये एक अच्छी डेफिनेशन है और अच्छा प्रश्न यहाँ पे बनता है, संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं, एक यूनियन या फेडरेशन बनाते हैं, और वो आंतरिक क्षेत्र में अपने स्वतंत्र भी रहते हैं, तो ऐसी शासन व्यवस्था को क्या कहेंगे? संघात्मक शासन व्यवस्था। तो इसमें ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी डेफिनेशन अगर आप याद करते हो तो उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं वो याद रखिएगा। दो या दो से अधिक राज्य फिर एक संघ बनाते हैं, ठीक है ना, और जो इकाइयाँ हैं या राज्य हैं वो आंतरिक क्षेत्र में स्वतंत्र भी होते हैं। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स अगर आप याद कर सकते हो तो डेफिनेशन आराम से याद हो जाएगी। अब किस शासन व्यवस्था को हम संघीय शासन व्यवस्था कहेंगे, यानी उसमें कौन कौन सी बातें होनी चाहिए? तो देखिए, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं, यहाँ सरकार दो या दो से अधिक
स्तर वाली होती है, तो कम से कम 2 स्तर की सरकार होती है। 2 स्तर मतलब एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, ये 2 स्तर होते हैं कम से कम। कई जगह 3 स्तर भी होते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन की जो इकाइयाँ हैं वो। कई राज्यों में से स्थानीय स्वशासन कहते हैं, कहीं पंचायत राज कहते हैं, कहीं इसको सामुदायिक सरकार कहते हैं। लेकिन 2 स्तर तो जरूरी होनी चाहिए संघात्मक शासन व्यवस्था में। फिर हैं शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन जो है, जो विभिन्न स्तर की सरकारें हैं उन सरकारों के बीच में उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो संविधान में स्पष्ट वर्णित होता है। संविधान खुले तौर पर, स्पष्ट तौर पर कहता है कि केंद्र सरकार के पास कौन से काम होंगे, राज्य सरकारों के पास में कौन से काम होंगे। इसके अलावा जो संविधान है वो लिखित होना चाहिए। चौथा, इन सब के बाद मान लो केंद्र और राज्य अलग हैं, संविधान लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर वो अलग अलग क्षेत्र में काम करेंगे तो वहाँ विवाद होने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। या संविधान में जो लिखा हुआ उसका मतलब क्या है, तो उनको व्याख्या करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, ठीक है ना। जो सरकारों के बीच विवाद हो, सरकारों के बीच मतलब एक तरफ केंद्र सरकार है या एक तरफ राज्य सरकार है, तो दोनों के बीच में विवाद हो। उदाहरण के तौर पर राजस्थान सरकार के बीच में और केंद्र सरकार, जो हमारी राष्ट्रीय सरकार है, इसके बीच में अगर विवाद होता है तो वो विवाद कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। या 2 राज्य जैसे गुजरात और राजस्थान है, या राजस्थान या पंजाब, इनके बीच में विवाद हो तो वो निर्णय करने के लिए कहाँ जाएंगे वो लोग, न्यायपालिका में, यानी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो इसमें न्यायपालिका की भूमिका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, निर्णायक भूमिका रहती है। इसीलिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है। और राजस्व के जो स्रोत है विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए अलग अलग होते हैं, कि इनकम के जो सोर्स है वो भी दोनों सरकारों के लिए स्पष्ट दायरा रहता है। अब है संघीय शासन व्यवस्था की के उद्देश्य क्या, क्यों किया जाता है ऐसा, ये शासन व्यवस्था अपनाने के पीछे मूल मकसद क्या है। तो देखिए इसमें 2 बातें हैं। एक तो देश की एकता की सुरक्षा होती है, कि जो राष्ट्रीय महत्व की जो विषय हैं जो केंद्र सरकार को दे देते हैं, जैसे सुरक्षा वगैरह, तो देश की सुरक्षा ज़्यादा मायने रखती है, वो सिर्फ सुरक्षा पर जोर देते हैं। और इसके अलावा जो इकाइयाँ हैं वो क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करते हैं। अब मान लो कि अपने राज्य है तमिलनाडु में कौन सी तृतीय भाषा, जैसे वहाँ की स्थानीय भाषाएं, कर्नाटक ले लो, तमिलनाडु ले लो, है ना, उड़ीसा ले लो, आंध्र प्रदेश ले लो, तेलंगाना ले लो, तो जितने भी राज्य हैं वहाँ उनकी जो क्षेत्रीय विविधता है वो पूरा मान सम्मान करते हैं। उत्तर में आप जाओगे तो हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो ये जो विविधता है वो संघात्मक शासन व्यवस्था में बनी रह सकती है। तो ये 2 उद्देश्य होते हैं। आदर्श संघीय व्यवस्था के 2 पक्ष कौन कौन से हैं, यानी वो और कौन से 2 तरीके हैं जिससे हम संघात्मक शासन व्यवस्था जो स्थापित करने के लिए वो सहमति देते हैं। तो पहला तो है कि आपसी भरोसा होना चाहिए, या तो आपसी भरोसा है तो वो एक साथ आते हैं, या साथ रहने की सहमति बोल सकते हैं अपन। तो आपसी भरोसा और साथ रहने की सहमति। अब संघीय शासन व्यवस्था के गठन के 2 तरीके, यानी पहले तो कितने तरीकों से कर सकते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था अगर आपको स्थापित करनी है, कोई नया देश बना या किसी देश में आपको संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करना है, तो वहाँ 2 तरीके हैं। या तो 2 या 2 से अधिक जो राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका जब आज़ाद हुआ तो वहाँ 50 राज्य थे। कितने थे? 50। उन्होंने कहा कि 50 राज्य अगर अलग अलग रहेंगे, ये छोटे छोटे राज्य रहेंगे, तो हमारे ऊपर जो है कोई भी देश आकर के आक्रमण कर देगा, ठीक है ना। तो और 50 राज्यों को अपनी अलग सेना रखनी पड़ेगी, 50 राज्यों को अपनी मुद्रा छापनी पड़ेगी, सब कुछ जो खर्च है वो बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम सभी राज्य मिलकर के एक सरकार बना लें, जिसकी जो पूरे देश में शासन करेगी, और ये जो इकाइयाँ हैं, जो राज्य हैं, ये अपने क्षेत्र में स्वतंत्र, यानी काम को स्पष्ट मार देंगे। केंद्र सरकार को कुछ सब्जेक्ट्स दे देंगे, कुछ विषय दे देंगे, ठीक है ना, और वो विषयों पे वो काम करेंगे जो महत्वपूर्ण, और बाकी प्रांतीय सरकार को दे देंगे सारे मुद्दे। और इससे क्या होगा, देश की आर्मी इन सब की रक्षा करेगी, वो सबके लिए, और कॉमन मुद्रा रहेगी, तो हम मजबूत ताकतवर बन के निकलेंगे। यानी वही खिलाड़ियों वाली बात कर लो कि कुछ खिलाड़ी जो व्यक्तिगत खेल रहे हैं, लेकिन वो सारे अच्छे खिलाड़ी एक साथ आ जाए, एक टीम बना ले, तो उनको कोई नहीं हरा पाएगा। सेम चीज़ है यहाँ पे। तो पहला है 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका वगैरह। तो इनके लिए एक तो 2 चीज़ें ईजी हो जाती है, एक तो उनकी सुरक्षा और इनकी अलग पहचान भी बनी रहती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे जो है वो प्रांतों को सम्मान अधिकार मिलता है। एग्जाम आ सकता है दोस्तों कि कोई 2 ऐसे देशों के नाम लिखिए जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था। तो सबसे बेस्ट जो संघात्मक शासन व्यवस्था मानी जाती है वो मानी जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका की। और सेकंड नंबर आप इंडिया जरूर लिखिएगा, हमारा भारत देश का नाम, ये 2 लिख दीजिएगा।
अब साथ आकर जो देश बने हैं वो हैं स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी हैं। फिर एक है दूसरा तरीका। तो पहला तरीका तो था छोटे छोटे राज्य वो एक साथ आ गए तो एक बड़ा संघ बन गया। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि एक बड़ा देश है तो वो अपने आप को एक लंबे समय तक मेंटेन रखना चाहता है कि हमें कोई खतरा नहीं हो, हमारा जो देश है कभी टूटे नहीं, तो देश को प्रांतों में बांट देंगे। यहाँ पहले देश बना फिर प्रांत बने। वहाँ क्या था, पहले प्रांत थे उन्होंने देश बनाया, ठीक है ना। तो पहला तरीका ये, प्रांत पहले से थे देश बाद में बना। उन प्रांतों ने ही साथ में आए, संधि की, एक समझौता कर लिया और एक देश बना दिया। लेकिन दूसरे में क्या हुआ, एक बड़ा देश है वो चाहता है कि हमारी विविधता बनी रहे, हम सब मेंटेन करके चलें, तो उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया उनको। तो बड़े देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय स्तर के बीच में सत्ता का बंटवारा करना। फिर राज्य और केंद्र बने तो शक्तियों को बांट देना, कुछ शक्तियाँ राज्य सरकारों को दे देना, बाकी जो चीज़ें हैं वो केंद्र सरकार के पास। उदाहरण के लिए आप इसमें भारत, बेल्जियम और स्पेन, इस व्यवस्था में केंद्र ज़्यादा ताकतवर होता है क्योंकि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती है, तो यहाँ केंद्र ज़्यादा मजबूत रहेगा। भारत में संघीय व्यवस्था अगर हम देखें तो भारत में कौन कौन सी चीज़ें हैं। भारत जैसे विशाल देश के लिए विभिन्न भाषाई, धर्म को लेके और क्षेत्र के लोग रहते हैं, यानी विभिन्न भाषा को बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, और क्षेत्र में भी काफ़ी विविधता है। तो इस इतनी विविधता वाले लोग एक साथ रहेंगे, इतनी क्षेत्रीय विभिन्नता के वाले लोग साथ में रहेंगे तो कुछ न कुछ इश्यूज़ होंगे। इससे बेहतर है कि उनको आंतरिक मामले में छूट दे दो, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है दोस्तों, अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत, दैट इज़ इंडिया, यानी भारत, इंडिया जो कि भारत है, ठीक है ना, इसमें भारत को क्या बताया गया है, राज्यों का संघ बताया गया है। क्या बताया गया है, राज्यों का संघ। ध्यान रखना, यूनियन शब्द का इस्तेमाल हुआ है संविधान में, फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है अनुच्छेद 1 में। भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है, यानी एक बड़ा क्षेत्र था, बड़ा देश था, उसने अपने आप को विभिन्न राज्यों में बांटा, फिर संविधान में चीज़ें जो है स्पष्ट करके केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों को डिवाइड कर दिया। अब ये भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। विशेषताएं उन्हें कहते हैं दोस्तों कि उसमें अच्छी चीज़ें क्या है, या वो चीज़ें कौन कौन सी। जैसे आप किसी गार्डन में घूमने गए, ठीक है, या कहीं जगह किसी गांव में आप घूमने गए और आपको कहा कि इस गांव की विशेषताएं लिखो, तो आप क्या लिखोगे, गांव में जो अच्छी चीज़ें थी वही लिखोगे ना, कि गांव में चौड़ी सड़कें, अच्छी नालियाँ, पेयजल की व्यवस्था अच्छी है। तो वो जो चीज़ें अच्छी थी, जो चीज़ें हैं वो आपने विशेषता में लिखा। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता, यहाँ संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। सर्वोच्चता का मतलब संविधान से ऊपर कुछ नहीं। संविधान के ऊपर न तो राष्ट्रपति है, न कोर्ट है, न कानून है, कुछ नहीं, जो है वो संविधान है। तो संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। तो भारत में भी जो है संविधान की सर्वोच्चता है, ये बहुत अच्छी बात है और ये हमारे देश में भी है। संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन। अब ये जो शक्तियाँ बांटी गई है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में, ये हमारे देश में कहाँ बांटी गई है, संविधान के अंदर ही। अनुच्छेद 245 से लेकर 255 के बीच में दोस्तों विधायी शक्तियों का वितरण है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। कैसे बांटा गया है तो यहाँ पे देखिए, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन। तो पहला है संघ सूची। एक लिस्ट बना दी गई कि ये संघ सूची है, इसमें जो विषय हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार, इस पर काम करने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। किसका होगा, केंद्र सरकार। इस पर कोई भी कानून बनाना है, नियम बनाना है, बदलाव करना, तो ये केंद्र करेगा, ठीक है ना। और एक होता है राज्य सूची। राज्य सूची पर काम कौन करेगा, राज्य। और एक बीच में एक लिस्ट रखी गई समवर्ती सूची, कॉमन है, उसमें कॉमन विषय रखे जो कुछ कहीं पर देश के लिए जरूरी होता है, कहीं स्थानीय मुद्दा जरूरी होता है। तो इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि अगर किसी विषय पर कानून बनाया, समवर्ती सूची का है, केंद्र ने भी, सेंटर ने भी कानून बनाया, स्टेट ने भी बनाया, ठीक है। अब मान लो गतिरोध हो गया कि इन्होंने दोनों कानून बनाए, बिल्कुल अलग अलग टाइप के कानून, एक साथ मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान रखना गतिरोध की स्थिति में केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून ज़्यादा वैलिड रहेगा। और जो इन तीनों विषयों में, तीनों अनुसूचियों में जो विषय नहीं हैं, क्योंकि संविधान बना मान लो 1946 से
1950 में लागू हुआ, 1946 से 1949 तक बनकर तैयार और फिर लागू हुआ। तो उस समय न तो कंप्यूटर था, न टेक्नोलॉजी थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी आप देखिए साइबर टाइप के कानून होते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन जो धोखाधड़ी है, तो इस पे तो कोई कानून नहीं बना हुआ है, इसका तो उल्लेख नहीं है। तो जो तीनों सूचियों में जो विषय नहीं है, एक उदाहरण दिया मैंने, तो साइबर क्राइम, वो विषय कहलाते हैं दोस्तों अवशिष्ट विषय। क्या कहलाते हैं? अवशिष्ट का मतलब आप शेष बोल सकते हो, रिमेनिंग बोल सकते हो। किसको कहते हैं अवशिष्ट? जो न तो संघ सूची में लिखी हुई है, न समवर्ती सूची में लिखी हुई है, न राज्य सूची में। कोई नया टॉपिक आ गया कि इस पे कानून कौन बना सकता है, तो तीनों में नहीं है, इसका मतलब वो अवशिष्ट है। और अवशिष्ट विषय तो कानून बनाने की शक्ति किसके पास में? भारत में केंद्र सरकार के पास में। अब हम उदाहरण देखते हैं संघ सूची में किस टाइप के इंपॉर्टेंट विषय रखे गए हैं। तो संघ सूची में प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा मतलब वही रक्षा बोल दो, आप डिफेंस बोल दो, जैसे आर्मी वगैरह, इससे रिलेटेड चीज़ें। विदेश मामले, किस देश के साथ हमें रिश्ते रखना है, किस देश के साथ संधि करनी है, नहीं करनी है, ये सारा जो अधिकार हैं वो केंद्र सरकार के पास में। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट आगे होकर जाके किसी देश से कोई संधि या समझौता नहीं कर सकता, ध्यान रखना। फिर बैंकिंग, पूरे देश में जो स्ट्रक्चर है वो बैंकों का एक जैसा है। संचार और मुद्रा, करेंसी देख लो, ये सारे विषय जो हैं वो संघ सूची के विषय हैं। अब है राज्य सूची के विषय, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये किस सूची के विषय हैं? राज्य सूची के। इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य की सरकारों को है। समवर्ती सूची में किस प्रकार के विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार तो दोनों को है, लेकिन दोनों कानून बनाते हैं और उनमें गतिरोध होता है, तो फिर वो कानून जो है केंद्र सरकार का मायने रखेगा। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी, इन पर अगर कानून बनाना है तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। अब हैं कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है भारत में, तो कौन कौन से हैं? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, अनुच्छेद 371 के तहत। विशेष राज्य का मतलब है कि ये या तो पहाड़ी एरिया है या बैकवर्ड टाइप है, थोड़ा डेवलपमेंट से थोड़े दूर रहे हैं, अभी वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली है जो गवर्नमेंट चाह रही थी, तो फिर इनको कुछ स्पेशल पैकेज देने के लिए, कुछ विशेष सुविधाएं देने के लिए विशेष राज्य का दर्जा देते हैं। आधार क्या? इनको विशेष राज्य का आधार देने का क्या मतलब है कि वहाँ की सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। यानी एक तो सामाजिक कारण और एक उनका ऐतिहासिक जो परिस्थितियां हैं वो। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं, जो प्रशासन विशेष अधिकार केंद्र सरकार का रहता है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए लिखित और कठोर संविधान होना चाहिए। लिखित मतलब एक एक बात लिखी होनी चाहिए, रिटन होनी चाहिए, और कठोर का मतलब ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, बदलाव नहीं किया जा सकता है, ऐसे संशोधन को बोलते हैं कठोर संविधान। और स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये भारतीय संविधान की विशेषता है। अब बात यह है कि संघीय व्यवस्था चलती कैसे है। तो भारत में इस व्यवस्था की सफलता के मुख्य कारण क्या क्या है? एक तो संवैधानिक प्रावधान, यानी संविधान में जो जो बातें संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए होनी चाहिए वो सब स्पष्ट तौर पर लिखी गई हैं। इस वजह से ये शासन व्यवस्था सफल रही है भारत में। और एक लोकतांत्रिक राजनीति का चरित्र, अगर आप कहने भर को लोकतंत्र स्थापित कर दें तो वो कभी भी वो शासन कभी सफल नहीं हो सकता जब तक लोग उससे जुड़ेंगे नहीं, लोग खुद ही उसके विरोध में आ जाएंगे, क्रांति करेंगे, तो फिर वो कोई भी शासन व्यवस्था कैसे चलेगी। तो लोकतांत्रिक राजनीति का चरित्र होना चाहिए, यानी आम लोगों का जुड़ाव होना चाहिए, आम लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए, विविधता का आदर और साथ रहने की इच्छा, ये बातें अगर होती है तो संघात्मक शासन व्यवस्था बिल्कुल सफल होती है। अब हैं भाषाई राज्य। भाषाई राज्य का अर्थ है भारत में जो राज्य बनाए जाते हैं, शुरू शुरू में जो विरोध हो रहा था कि भाषा, एक समान भाषा बोलने वाले लोगों को एक राज्य में बनाओ, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, बाद में विरोध भी हुआ और एक केंद्र में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग भी बनाया गया 1953 में, 1954 में रिपोर्ट दी, 1956 में फिर लागू हुआ था, ठीक है ना। तो भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर बनता है? उनकी भाषा कैसी है, उनकी संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक कारण, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इनके जो मानक हैं वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राज्य बनाए जाते हैं। तो भाषा नीति को ध्यान में रखते हैं, जैसे राजभाषा हिंदी को बनाया गया, 40% भारतीय बोलते हैं। तो भारत का जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों ये,
8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को रखा गया है? 22 भाषाओं को। ध्यान रखना हिंदी भी इन 22 भाषाओं में है, यहाँ अंग्रेजी भी है 22 में। और अपने राजस्थान की जो राजभाषा है दोस्तों, वो बोल सकते हैं कि जो राजस्थानी है वो राजभाषा की श्रेणी में नहीं आती है, क्योंकि इस 22 भाषाओं में उसको लिस्ट में लिस्टेड नहीं किया गया है। राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं। राजभाषा का मतलब ये होता है सरकारी तंत्र इन भाषाओं में काम कर सकता है। भारत में सरकारी काम है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है। अब हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र मतलब केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार, इनके संबंध कैसे हैं, इनके रिश्ते कैसे हैं? तो भारत की भाषाई विविधता और भाषा के हिसाब से भारत एक दुनिया का ज़्यादा विविधता वाला देश है। भारत इस प्रकार विविध है कि यहाँ भाषा अलग, धर्म अलग, क्षेत्र अलग, कल्चर अलग, हर चीज़ में इतने अलग अलग टाइप की चीज़ों के रहते हुए भी लोग जो एक कॉमन चीज़ है वो एक देश के रूप में हमें जोड़ती है। हम सभी एक देश के निवासी हैं। अब है भारत में विकेंद्रीकरण। देखिए विकेंद्रीकरण को अगर आपको समझना है तो पहले केंद्रीकरण को समझना होगा। केंद्रीकरण का मतलब ये होता है दोस्तों, समस्त शक्तियों को एक पॉइंट पर रख देना, एक ही जगह। जैसे अब मान लो आपके परिवार में है, तो आपके परिवार में सारे निर्णय मान लो कि आपके पापा लेंगे, ना आपकी मम्मी ले सकती, ना आपके बड़े भैया ले सकते हैं, ना आपके अंकल ले सकते हैं, कोई नहीं, ना आपके आंटी, ना आपके छोटे भाई, ठीक है ना, कोई नहीं। परिवार का एक सदस्य वो सारे निर्णय ले रहा है, तो ये क्या हो रहा है, सारी शक्तियाँ एक ही जगह निश्चित हो गई हैं। तो इसको बोलते हैं केंद्रीकरण करना, सारी शक्तियों को एक जगह रखना, केंद्रीकरण। लेकिन अब मान लो आपके परिवार में कि कुछ निर्णय आपके पापा ले सकते हैं, कुछ निर्णय आपकी मम्मी ले सकती है, वो भी आपके बड़े भैया ले सकते हैं, आपके अंकल ले सकते हैं। तो वो क्या हुआ, अलग अलग लोगों को ये चीज़ें दे दी कि आप अपने स्तर पे निर्णय कर सकते हो। तो ये कहलाएगा अलग अलग स्तर पे जो निर्णय लेने दिया जा रहा है, ये हैं विकेंद्रीकरण। और सब निर्णय एक ही जगह से लिए जाते हैं, सारी शक्तियाँ एक ही जगह सौंप दी जाती है, तो वह है केंद्रीकरण। संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तर की सरकारें होती है। विभिन्न स्तर कौन कौन से? जो केंद्र है वहाँ पे उस स्तर की संघ सरकार, प्रांत के स्तर पर राज्य सरकार, और एक तीसरा और लोकल जो है वहाँ पे स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो सच्चा जो विकेंद्रीकरण है, संघ सरकार और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर किसको शक्तियाँ सौंपी गई हैं? स्थानीय स्वशासन, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जैसे पंचायत राज ले लो, है ना, नगर पालिकाओं को ले लो, ये स्थानीय स्वशासन है। एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य? बुनियादी सोच, ये क्यों किया जाता है? विकेंद्रीकरण के पीछे सोच क्या है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का जो निपटारा है वो स्थानीय स्तर पर ही बेहतर ढंग से हो सकता है। अब मान लो दोस्तों कि सारे निर्णय एक तरफ दिल्ली से हो, केंद्र सरकार लें कि किसी ग्राम पंचायत में कितनी सड़क बनेगी, तो वो इंडिया में इतने गांव हैं, कहाँ कहाँ वो प्रधानमंत्री ध्यान देगा बताओ? तो ये निर्णय कहाँ दे दिया? राज्यों को। राज्यों ने आगे किसको दे दिया? पंचायतों को दे दिया कि आपको सड़क की जरूरत है, आप सड़क का प्रस्ताव बना के काम करो, आपको नालियाँ बनानी तो आप बनाओ, है ना, आपको स्कूल में कुछ काम करवाना है, हॉस्पिटल में कुछ काम करवाना है, तो जितने भी जो काम हैं वो आप करवा सकते हो। तो वो निर्णय उनको उसी स्तर पर दे दिए। फिर स्थानीय स्तर पर लोगों के को फैसले में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है, यानी लोगों को प्रशासन से जोड़ना। ये लोग हैं और ये सरकार हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो सब लोग तो केंद्र सरकार में प्रतिनिधि बन नहीं सकते, राज्य सरकार में बन नहीं सकते, वहाँ जा भी नहीं सकते, लेकिन एक ऐसी सरकार है जो उनके द्वारा चुनी जाती है, उन्हीं के बीच में रहती है और उन रोज़मर्रा के मुद्दों पे काम करती है जो उन्हें हर रोज़ ज़रूरत पड़ती है। सोचिए, तो लोगों का जुड़ाव होगा, अटैचमेंट होगा, तो ये जितना बेहतर होगा वो उतना ही उनका परिणाम भी बेहतर होगा। यानी स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। अब है वास्तविक विकेंद्रीकरण। ये तो हमने विकेंद्रीकरण पढ़ा, लेकिन वास्तविक विकेंद्रीकरण हुआ कब? सन 1992 में संविधान में संशोधन हुआ था, ठीक है ना। कौन कौन से? 2 संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। ध्यान रखना दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। इतना सा आप ध्यान रख लेना, कहीं पे भी कोई सवाल आए आप लिख दीजिएगा। व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। तीसरा स्तर कौन सा? पंचायत राज को, स्थानीय स्वशासन को। तो 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में बना, दिसंबर 1992 में पास हुआ और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसमें 3 स्तर की सरकार बनाई गई थी। सबसे जो छोटा है वो ग्राम पंचायत बनाया गया है, ठीक है ना।
इसका सरपंच हेड होता है, ग्रामीण क्षेत्र में होता है। ये 1 या 2 गाँव को मिलाकर के जनसंख्या के बेस पे होता है, ये एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है। कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर के पंचायत समिति बनाई, जो कि ब्लॉक लेवल पे होती है। इसका जो हेड है वो प्रधान होता है। 4, 5, 6 जितनी 8, 10 इन पंचायत समितियों को मिलाकर के जिला परिषद बनाया जाता है, जिसका हेड जिला प्रमुख होता है। उसी तरह जैसे गाँवों में स्थानीय सरकार बनाई गई, ये शहरों के लिए भी 74वां संविधान संशोधन करके ये भी 1992 में बिल पास हुआ और 1 जून 1993 को ये लागू हुआ था। तो 3 स्तर यहाँ पर भी बनाए गए। नगर पालिका सबसे छोटी यूनिट है। अब लेकिन ऐसा नहीं कि नगर परिषद बनाने के लिए आपको नगर पालिकाओं को जोड़ना पड़ेगा। ये आबादी के लिहाज से है कि आपको 20,000 जनसंख्या से लेके 1 लाख तक की जो जनसंख्या है वहाँ पे आप नगर पालिका बना दोगे। लेकिन 1 लाख से जनसंख्या ज़्यादा हो गई और 5 लाख से कम है तो आपको वहाँ क्या मिल जाएगा, नगर परिषद। और 5 लाख से अधिक अगर जनसंख्या है तो वहाँ पे नगर निगम बना देंगे। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार आता है। मेयर या महापौर, मेयर भी कह सकते हैं और महापौर भी कह सकते हैं। नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, सभापति, और नगर पालिका के अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष ही कहते हैं। अब स्थानीय निकायों का चुनाव करवाना, संवैधानिक बाध्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों व महिलाओं हेतु सीटें आरक्षित करना, ये एक बड़ी चुनौती है और ये इनके काम भी हैं। महिलाओं हेतु ध्यान रखना, आरक्षण 1/3 का मतलब वो ये होता है कि हर 3 सीट में से 1 सीट जो है वो महिला के लिए होगी। मान लो 6 सीट है तो फिर 2 महिलाओं के लिए जाएगी, ठीक है ना। इसको आप 33% भी बोल सकते हो, 100 में से 33%। और हर राज्य में चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग बनाया गया है। कौन सा चुनाव करवाना, राज्य में जो स्थानीय शासन है या स्थानीय सरकार है, सरपंच वगैरह, इनके चुनाव करवाने के लिए अलग निर्वाचन आयोग यानी राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। राज्य सरकार की जो इनकम होती है उसका एक हिस्सा ये अपने पंचायती राज को देते हैं कि मान लो 5%, 10% जो भी है वो इस प्रकार से। गाँव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था पंचायती राज कहलाती है। और ग्राम पंचायत को समझते हैं तो ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, सरपंच, और बाकी कौन होता है, वार्ड पंच। पूरा एक गांव होता है दोस्तों, इसको वार्ड में बांट देते हैं, वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से, ठीक है। हर जगह एक एक वार्ड पंच चुन के आएगा और पूरे ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो सब मिल करके सरपंच बनाते हैं, सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं, उनके चुनाव में वोट करते हैं। कार्य क्या है इनका, ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा की देख रेख में काम करते हैं ये लोग। सरपंच और वार्ड पंच चुने जाते हैं। ग्राम सभा किसे कहते हैं, एक ग्राम पंचायत, आप जिस गांव में रहते हैं तो आपकी कोई ना कोई ग्राम पंचायत है, आपकी ग्राम पंचायत जितने वोटर हैं वो सब ग्राम सभा कहलाएंगे। तो ग्राम पंचायत के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं और इसकी बैठक जो है एक वर्ष में 2 या 3 बार, और नॉर्मली अभी तो 4 बार होती है। 4 बार कौन कौन से दिन, एक तो 15 अगस्त, 26 जनवरी आप मान लो, 2 तो ये हो गए, ठीक है। एक महात्मा गांधी की जयंती ले लो और एक विश्व मजदूर दिवस ले लो 1 मई को। तो 1 मई, 2 अक्टूबर और 15 अगस्त और 26 जनवरी सामान्य तौर पर 4 बैठकें होती हैं। और इसमें क्या होता है, ग्राम पंचायत सरपंच सहित जो काम करता है उसके कार्यों की समीक्षा करना कि सही काम हो रहा है ग्राम पंचायत में या नहीं हो रहा है। इसके अलावा इनका एक और कार्य है बजट पास करना। अब दूसरा है पंचायत समिति। कई पंचायतों को मिलाकर, पंचायत मतलब ग्राम पंचायतों को मिलाकर के पंचायत समिति का गठन किया जाता है। इसको ब्लॉक स्तर भी पर जो गठित संस्था है उसको कहा जाता है, ब्लॉक लेवल पर होती है। इसका जो मुख्य है दोस्तों, पंचायत समिति का जो हेड है, अध्यक्ष है, उसको प्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रधान। फिर है जिला परिषद। जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर के इसका गठन किया जाता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों को चुनाव होता है, ध्यान रखना। और जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में इसमें भाग लेते हैं। किसमें, जिला परिषद में। यानी जिला परिषद की बैठक होगी तो क्या होगा, इनके जो जिला परिषद के सदस्य वो, ठीक है। इसके अलावा जितने भी जो सांसद चुने गए हैं, जो विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं, वो सभी भी इसके सदस्य होंगे। और जिला परिषद के जो मुख्य हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, जिला प्रमुख। और पंचायत समिति के मुखिया को क्या कहते हैं, प्रधान। नगर
निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? मेयर या महापौर। अब है स्थानीय स्वशासन में करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। ये भारत के आंकड़े हैं कि स्थानीय चुनाव जब हम करते हैं तो पूरे भारत में कितने जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं? 36 लाख। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है। यानी संविधान में जो जगह दी गई है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये अच्छा लोकतंत्र बना है, इसकी जड़ें मजबूत हुई है, मजबूत लोकतंत्र बना। हमारे स्थानीय स्वशासन का मतलब ये, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला प्रमुख हो, चाहे आप नगर निगम लो, नगर परिषद लो या नगर पालिका लो, ये सभी स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं। और यहाँ चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष चाहिए? 21 वर्ष। अब इनमें जो स्थानीय स्वशासन की कमियां हैं दोस्तों, वो ये हैं कि ग्राम सभाओं की एक तो बैठ के नियमित नहीं होती है, फॉर्मेलिटी के तौर पे डायरी तैयार करके ऐसे रजिस्टर मेंटेन कर लिए जाते हैं कि इतने लोगों ने भाग लिया, ये निर्णय लिए गए, जबकि रियल में जो है वो बैठ के होती नहीं है, या कुछ लोग आ जाते हैं। राज्य सरकारों ने पर्याप्त अधिकार नहीं दिए, किसको? स्थानीय सरकार को। तो ये भी कुछ कमियां हैं जिनको समय रहते ठीक करेंगे तो और ज़्यादा मजबूत लोकतंत्र रहेगा। तो इस प्रकार दोस्तों इस अध्याय में आपने संघवाद का अध्ययन किया है। इसके अगर नोट्स चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।